Hello everyone, I am Shubhra Srivastav and I welcome you all again to our channel. आज हम इस चैनल में पढ़ने वाले हैं अबाउट द मौर्यन एम्पायर, हमारी एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और मैं 12 से 15 मिनट्स में पूरा मौर्यन एम्पायर इन डेप्थ इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। Like we will cover all the points including the administration, the economy, about the officials, about the ranks given, about every ruler, Chandragupta Bindusar, Ashok, every ruler, Ashoka's policy, Ashoka's dhamma, everything we will cover in this video. Okay, तो अगर हम बात करें अपनी प्राचीन इतिहास की, एंशियंट हिस्ट्री की, तो आप सभी जानते हो, मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आप ये सुन चुके हो, लेकिन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट है जो इस वीडियो से स्टार्ट कर रहा है तो उसे एक बेसिक तो पता होनी चाहिए ना कि मौर्य एम्पायर कहीं से भी तो उठ के खड़ा हो नहीं गया। कोई भी तो आदमी आया, उसने बोला मैं मौर्य वंश का हूँ, ऐसा तो हो नहीं गया। तो कैसे एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत हुई, कैसे इंसान आए, कैसे टूल्स बने, कैसी हर चीज़ें हुई, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है, आप सब जानते हो, पत्थर युग यानी कि आपके स्टोन एज से, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपका पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड आपका नियोलिथिक। उसके बाद आता है आपका चालकोलिथिक। क्या आता है? चालकोलिथिक। यहाँ पे बहुत पुराने टाइप्स के स्टोन टूल्स यूज़ होते थे, यहाँ पे मिड स्टोन टूल्स यूज़ होते थे, यहाँ पे बहुत नए तरीके के पत्थर के टूल्स या फिर स्टोन टूल्स को यूज़ किया जाता था। चालकोलिथिक आता है। उसके बाद आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम हड़प्पा की सभ्यता देखते हैं, इंडस वैली की सभ्यता देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा वैदिक एज आता है। क्या आता है आपका? वैदिक एज आता है। एंड आफ्टर डैट जनपदास, क्या होते हैं आपके? जनपद होते हैं या फिर महाजनपदास होते हैं, उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब आप कहोगे जनपद महाजनपद क्या है, तो एक ऐसा एरिया, पर्टिकुलर एरिया जो जिसको सराउंड कर दिया गया हो कि अब तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं ये यहाँ के लोगों का एरिया है। लाइक अब लोगों को अपनी आइडेंटिटी रियलाइज हो रही हो। पहले तो वो वैंडरर्स थे, कहीं भी घूमते थे, इधर उधर, लेकिन अब एक पर्टिकुलर उन्हें अपनी आइडेंटिटी का रियलाइजेशन हो रहा हो कि नहीं, हम इस जनपद से बिलोंग करते हैं। लाइक हम मगध जनपद से हैं, हम अवंती जनपद से हैं, हम वस्ती जनपद से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। जब जनपद बने तो फिर 16 महाजनपद थे। क्या थे? 16 महाजनपद, यानी 16 सबसे इंपॉर्टेंट जनपद, क्या कहते हैं, जनपद मिलके महाजनपद बनते हैं। तो 16 सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ताकतवर जनपद सामने उठ कर आए, और उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बना वो कौन सा जनपद था आपका? मगध। कौन सा था आपका? मगध महाजनपद। ये सबसे ज्यादा उभर करके आया। इसने कहा मैं राजा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा कवर किया है कि आखिर मगध एम्पायर ही इतना क्यों स्टैब्लिश हुआ। शॉर्ट में बता देती हूँ, ड्यू टू उसके जोग्राफिकल एक्सपेंशंस, उसकी लोकेशन इतनी अच्छी थी, वहाँ के रूलर्स बहुत स्ट्रांग थे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे वहाँ पॉलिसीज बहुत अच्छी अच्छी यूज़ की गई थी। ये सारे रीजंस थे आपके। ठीक है, वेट, ओके। तो ये सब तो हो गया। तो मगध एम्पायर, यानी ये मान लीजिए ये एक एरिया है, इसको अगर हम मगध डिनोट कर दे, क्या डिनोट कर दे? ये मगध एम्पायर है। ठीक है, अब ये सबसे शक्तिशाली हो गया। इसमें सबसे पहले रूल किसने किया? हमारी हर्यंका डायनेस्टी ने। किसने रूल किया? हर्यंका डायनेस्टी ने। हर्यंका डायनेस्टी के राजा कौन थे आपके? बिम्बिसार। क्या नाम था उनका? बिम्बिसार। ये यहाँ के राजा थे। इनको सबसे इंपॉर्टेंट राजा, सबसे ज्यादा ताकतवर राजा माना जाता है। हर्यंका डायनेस्टी के बाद कौन आए? नंदाज आए। कौन आए? आप सब जानते हो, नंदाज आए। उसके बाद ये भी बहुत ताकतवर रूलर्स माने जाते हैं। और बाद में आते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आते हैं आपके? चंद्रगुप्त मौर्य। ये सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। मैं मुंह से बोल रही हूँ तो आप इसको चीफ मिनिस्टर मत लिखिएगा। नंदाज को हरा करके कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा कहानियों के हिसाब से कहा जाता है कि जो हमारे कौटिल्य थे, कौन थे? हमारे कौटिल्य थे, हमारे चाणक्य जिनका नाम था। आप कहोगे दो लोग हैं, नहीं, ये दोनों एक है। कौटिल्य, चाणक्य, ये लोग एक है। पहले एक सीरियल भी आता था अशोका करके, उसमें इनका रोल भी दिखाया जाता था। ये इनको माना जाता था कि ये बहुत बुद्धिमान थे, ये बहुत दिमागदार थे। तो क्या हुआ कि ये नंदास की सभा में गए
जो नंद राजा थे उनकी सभा में गए और वहाँ इनका ऐसा स्टोरीज कहती है, ऐसे आपकी स्टोरीज है, तो उसमें कहा जाता है कि नंदास ने इनका अपमान किया। क्या किया? इनका अपमान किया। अब इनको लगा कि आप तो मैं अपमान का बदला लूंगा। अब इनके पास था दिमाग, इन्होंने कहा मैं इतना शक्तिशाली राजा लाके आपके सामने खड़ा कर दूंगा कि आप टिक नहीं पाओगे। और इनका वो शक्तिशाली राजा कौन बना? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य बने। कौन बने? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य बने। चंद्रगुप्त मौर्य जब पहली बार नंदास से लड़ने गए तो वो हार जाते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत तो बहुत थी, लेकिन उनके पास सेना कम थी और साथ ही साथ उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं थी। उनको पता नहीं था कि मैं कैसे आक्रमण करूं, ये स्ट्रैटेजी नहीं थी। तो आप सब ने कहानी सुनी होगी कि ये हार करके जाते हैं, फिर ये खिचड़ी खा रहे होते हैं, तो खिचड़ी गर्म होती है, सबसे पहले ये बीच से खाते हैं। तो इनको बताया जाता है कि अगर आप बीच से खिचड़ी खाओगे तो गरम गरम है, आप नहीं खा पाओगे, आपको साइड 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 से इसको खत्म करना होगा। सेम ये पॉलिसी अपनाते हैं नंदास के एम्पायर को खत्म करने में। ये नंदास का जो पूरा टेरिटरी होता है उससे धीरे 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 करके एक एक पार्ट करके इनकी पूरी टेरिटरी पे विजय पा लेते हैं। तो ये थी हमारी मौर्य एम्पायर की ब्रीफ। ठीक है, ये हम आपको शॉर्ट में बता दिया। अब अगर हम स्टार्ट करें, ओके तो आप सब जानते हो मौर्य डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। वो एक ऑर्डिनरी लाइनेज से बिलोंग करते थे। ब्राह्मण ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इनकी दो मान्यता है कि कहाँ से बिलोंग करते थे। अगर हम ब्राह्मण ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो उनका मानना था कि इनकी जो माँ थी वो एक शूद्र वुमेन थी, यानी कि एक शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करने वाली वुमेन थी जिनका नाम था मूरा, और वो नंदा की डायनेस्टी में या नंदा की टेरिटरी में ही रहती थी। लेकिन अगर हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को माने तो ये जो थे मौर्यास जो थे वो क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे? क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, जो कि गोरखपुर नाम के जगह के रहने वाले थे। ठीक है, तो दो तरह से दो इनकी मतलब मान्यता है। पहला है इनको ब्राह्मण कहा जाता था कि ब्राह्मण ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग इनकी माँ कौन थी? शूद्रा थी। ठीक है, यानी ये शूद्र कुल से बिलोंग करते थे। एंड सेकंड, बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के हिसाब से ये किससे बिलोंग करते थे? आपके क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। दो अलग अलग डिफरेंट माइथोलॉजीज है। देन चंद्रगुप्त डिफीटेड द नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। मैंने आपको बताया ही कि चंद्रगुप्त ने कैसे डिफीट किया गुप्तास को? चाणक्य की मदद से। चाणक्य ने उन्हें रणनीति बताई और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के पास ताकत थी, बुद्धि थी, दिमाग था, करेज था और ब्रेवरी थी। तो ये हो गए, जीत गए। मुद्रा रक्षा was a book written by विक्षदत्त in which all the skills of चाणक्य and his plans are mentioned। यानी कि ये जो बुक है मुद्रा रक्षा नाम की बुक है, उसमें चाणक्य के सारे प्लान्स और सारी स्किल्स मेंशन्ड है कि आखिरकार चाणक्य ने किस तरीके से क्या बताया कि किस तरीके से जीता जाए, किस तरीके से नंदास को हटाया जाए। ये सारा किस में लिखा हुआ है? इस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, इस बुक को लिखा किसने है? विशाख दत्त ने इस बुक को लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ देखिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के प्लीज नोट कर लिया करिए, बिकॉज वन डे एग्जाम्स और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें बुक्स के नाम और ये सारी चीजें पूछी जाती है। एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि एक ग्रीस के राइटर थे जिनका नाम क्या था? जस्टिन नाम था। क्या नाम था? जस्टिन था। उन्होंने अपनी बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने अपनी सेना से सारे भारत को रौंद डाला था। ये उनकी बुक्स की वर्डिंग्स है कि यानी चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने कितना ब्रेव, कितना करेजफुल, कितना ज्यादा वो दिखाया है कि उन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला था। उस टाइम पे भारत पे किसका शासन था? नंदास का शासन था। तो इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे कि नंदास की पूरी टेरिटरी को हिला करके रख दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आप सब जानते हो, बहुत ब्रेव, बहुत बहादुर राजा। फिर इन द फाइनल डेज ऑफ रूल नंदास वर इंक्रीजिंग एंड टुक एडवांटेज ऑफ दैट। यानी जो नंदास जो फाइनल डेज पे रूल कर रहे थे तो उनकी वीकनेस यानी कमजोरियां बढ़ने लगी थी, और कमजोरियां बढ़ने लगी थी इसका फायदा किसने उठाया? हमारे चंद्रगुप्त ने उठाया और कौटिल्य यानी हमारे चाणक्य ने उठाया, और इन दोनों ने मिलकर के नंदास को पूरी तरीके से हटा दिया मगध से। जस्टिन कहते हैं कि चंद्रगुप्त क्रश्ड ऑल ऑफ इंडिया विथ हिज आर्मी। वही चीज मैंने आपको बताया ना कि जो जस्टिन है कि ग्रीस के राइटर है, और इन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को अपनी आर्मी से रौंद डाला यानी हिला डाला। चंद्रगुप्त फ्रीड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम स्लेवरी ऑफ सेलिकस निकेटर। आपने सेलिकस निकेटर की भी कहानी सुनी होगी इनके साथ। तो इन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्होंने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न कौन सा हिस्सा होता है? ये आ गया, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका वेस्ट। तो ये वाला जो हिस्सा है भारत का, इस हिस्से को इन्होंने सेलिकस निकेटर की गिरफ्त से छुटाया था। और सेलिकस निकेटर भी इनकी ब्रेवरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था कि ये आखिर कहाँ
कहाँ से ऐसा आदमी कहाँ से आ गया जो इतना ताकतवर है, इतना ब्रेव है। और बाद में सेलिकस निकेटर को फोर्सफुली इनके साथ एक ट्रीटी, इनके साथ एक संधि साइन करनी पड़ी थी, जिसमें सेलिकस निकेटर ने इन्हें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और साथ ही साथ इंडस का कुछ वेस्ट इंडस का कुछ एरिया दिया था। और उसके बदले में चंद्रगुप्त ने इन्हें 500 हाथी दिए थे, 500 एलिफेंट्स दिए थे, जो इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। ओके, चंद्रगुप्त स्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर। आप सब जानते हो चंद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया था। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अगर आप इनकी टेरिटरी देखना चाहते हो तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा इंडिया का कौन सा पार्ट था जो इनके गिरफ्त में था। खैर मैंने तो मैप ऐड कर रखा है लास्ट में, लेकिन लास्ट में ऐड किया इसलिए मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि इनके टेरिटरी के बारे में। अगर आप ये देखो, अगर आप, बहुत शॉर्ट में मैं बना रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। लाइक अगर आप ऐसे करके ये इंडिया को देखो, ऐसे करके, इस पे बन नहीं पाता है सही से। अगर आप ये पार्ट देखो तो यहाँ से ले करके ये पूरा पार्ट, ये पूरा यहाँ तक का पार्ट, ये इतनी बड़ी, सोचो ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था। सोचो इतनी बड़ी टेरिटरी इन्होंने स्टैब्लिश की थी। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मौर्य ने स्टैब्लिश किया था एक बहुत इलाबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव शासन करने का सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, जिसका पता अभी किससे चलता है, मेगास्थनीज की बुक इंडिका। किससे पता चलता है, मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी हुई है इंडिका, और कौटिल्य ने एक बुक लिखी हुई है अर्थशास्त्र। कौटिल्य वही हमारे चाणक्य, उन्होंने बुक लिखी हुई है अर्थशास्त्र। और मेगास्थनीज कौन थे, मेगास्थनीज जो है उनको सेलिकस निकेटर ने भेजा था। किसके कोर्ट में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था कि आप जाओ वहां जाके देखो कि कैसे ये रूल करता है, क्या क्या ये चीजें करता है। तो मेगास्थनीज कौन थे, एक एम्बेसडर थे, कहा कि ग्रीस के एक एम्बेसडर थे। ग्रीस का कौन था, जस्टिन भी था। कौन था, जस्टिन भी था। याद रखिएगा ग्रीस के मेगास्थनीज भी है, जस्टिन भी है। इनको किसने भेजा था, सेलिकस निकेटर ने भेजा था देखने के लिए कि आप जाओ और देखो कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य कैसा राजा है। और ये इतना प्रभावित हो गए थे कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत तारीफें की है इनके क्या कहते हैं बुक में, ठीक है। कोटेशंस टेकन फ्रॉम हिज बुक इंडिका शेड गुड लाइट, यानी अगर हम इनकी बुक इंडिका को ढंग से देखें, ढंग से पढ़े, तो वो अच्छी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मगध रूल के यानी मौर्य शासन के एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में काफ़ी अच्छे से बताते हैं कि वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे, उनकी इकोनॉमी कैसी थी। और आप तो ये सब जानते ही हो कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऑटोक्रेटिक रूलर थे, यानी सारी पावर्स क्यों है क्या है उनके ही हाथों में थी। ये कोई डेमोक्रेटिक रूलर नहीं थे कि हाँ अब इलेक्शंस करवाएंगे, वो तो उस टाइप पे नहीं था। ऑटोक्रेटिक का मतलब कि सारी पावर्स उनके हाथ में हुआ करती थी, वो पावर्स को डिवाइड नहीं करते थे अपने काउंसिल के बीच में। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग अ काउंसिल वाज फॉर्म्ड टू असिस्ट द किंग एट सिलेक्शन ऑफ हाई ऑफिशियल्स वर मेड फ्रॉम द काउंसिल, यानी एक काउंसिल बनती थी, एक सभा बनती थी जो राजा को असिस्ट करती थी, और जो हाई पोस्ट के ऑफिसर्स होते थे उसको वहीं से चुना जाता था। एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंसेस अंडर अ प्रिंस, यानी ये पूरा मान लीजिए आपका मगध का एरिया है, इसको अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, ठीक है। पहले तो ये होता ही था, जैसे अभी हम एक देश को उसमें डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं, अलग अलग छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं ताकि वहां पे रूल करना ईजी हो जाए। वैसे ही राजा भी उस टाइप पे इतने बड़े देश में तो शासन कर नहीं सकता, इतनी बड़ी टेरिटरी में तो शासन कर नहीं सकता। आज के ज़माने में तो एक बार पॉसिबल भी हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, और खासी साथ में ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे तो यहाँ से यहाँ आने में ही कई महीने लग जाया करते थे। तो ऐसे टाइम पे तो उसे अपने उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, अपने साम्राज्य को डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसी तरह इन्होंने प्रोविंस में डिवाइड कर रखा था। देयर वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। अब आप कहोगे कि वहां पे अर्बन एरियाज भी थे, यानी शहरीकरण आ गया था क्या वहां पे। तो शहरीकरण का कहने का मतलब है ये नहीं कि बहुत एकदम मॉडर्न टाइप्स, एकदम शॉर्ट्स पहन के लोग निकल रहे हैं, वो ऐसा वाला शहरीकरण नहीं आया था। कहने का मतलब है कि थोड़े से जो पर्टिकुलरली एडवांस लोग थे उन्हें हम अर्बन कैटेगरीज में कह सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी और चीज़ें ज़्यादा थी, वहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन यहाँ की प्रोमिनेंट सिटीज थी। आप सब जानते हो पाटलिपुत्र तो कैपिटल भी रहा है, और कौशाम्बी, उज्जैन, इन सब का भी नाम आपने सुना होगा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य कैपिटल वॉज कैरीड आउट बाय 6 कमिटीज, ईच कंसिस्टिंग 5 मेंबर्स। यहाँ पे 6 कमिटीज थी और हर एक कमिटी में 5 मेंबर्स थे, ठीक है।
हु वर रिस्पॉन्सिबल, अलग अलग इनकी जिम्मेदारियां थी। किसी की जिम्मेदारियां सैनिटेशन को लेकर के थी, किसी की जिम्मेदारियां फॉरेनर्स को प्रोटेक्ट करने की थी, किसी की बर्थ यानी जीवन और मरण, कितने लोग जिए कितने लोग मरे, इसको रिकॉर्ड करने की थी। कुछ लोग वहाँ पे वेट्स को रेगुलेट करते थे, वेट्स और मेजर्स को रेगुलेट किया करते थे। और सबसे ज़्यादा जो इनका इंपॉर्टेंट या फिर नोटेबल फीचर है वो इनकी इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स और नेवी है। कहने का मतलब इनकी घुड़सवार सेना, इनकी पैदल सेना, इनकी हाथी वाली सेना और इनकी नेवी यानी पानी वाली सेना, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ऐसा कहा जाता है कि जो मौर्य की आर्मी थी वो नंदा की आर्मी की 3 गुना थी। क्या थी? 3 गुना थी। अगर नंदा के पास 100 हाथी थे तो मौर्य के पास 300 हाथी थे। उनके पास अगर एक पैदल सैनिक था तो उनके पास 3 पैदल सैनिक थे। सारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती थी वो एम्पायर के अंदर ही हुआ करती थी। स्टेट एक्सपैंडेड द एग्रीकल्चरल सेक्टर बाय ब्रेकिंग फैलो लैंड विथ हेल्प ऑफ पीजेंट्स एंड शूद्रा लेबरर्स, यानी कि जो लेबरर्स हुआ करते थे उनकी हेल्प से एग्रीकल्चर को वहाँ पे बढ़ाया गया था। टैक्सेस वहाँ पे लिए जाते थे जो कि हुआ करता था टोटल प्रोड्यूस का, जितना भी आपने प्रोड्यूस किया या तो उसका 1/4 या तो उसका 1/6 इतना ही लिया जाता था। ये वेरी करता था, कभी 1/4 कभी 1/6 ऐसे वेरी किया करता था। साथ ही साथ अगर फार्मर्स, कुछ ऐसे फार्मर्स होते थे जिनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी तो उनसे भी इरिगेशन का भी टैक्स लिया जाता था। इरिगेशन मतलब कि आपकी सिंचाई, इरिगेशन का मतलब क्या है? सिंचाई, सिंचाई से भी टैक्स, सिंचाई का भी टैक्स लिया जाता था। द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन माइनिंग, लिक्विड सेल्स, आर्मी मैन्युफैक्चरिंग, इस पे इनकी बंद था, यानी स्टेट में ये बैन थी। क्या क्या चीज़ें? माइनिंग है, लिकर की सेल है और आर्मी मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब बंद था। दस चंद्रगुप्त, बंद का मतलब है कि बिना राजा की परमिशन के कोई ये नहीं कर सकता था, उसके लिए उसको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। दस चंद्रगुप्त एस्टैब्लिश अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड प्रोवाइडेड इट विद अ सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बहुत अच्छा भी बना दिया था और क्या कहते हैं, इस साम्राज्य को बहुत बड़े स्तर पे बहुत अच्छा बना दिया था और साथ ही साथ इसको इकोनॉमिक रूप में मजबूत भी कर दिया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन आते हैं? आपके बिंदुसार आते हैं। कौन आते हैं? बिंदुसार आते थे। ये भी बहुत अच्छे राजा थे, बहुत प्रतिष्ठित राजा थे, लेकिन इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप अदर फैक्ट से पढ़ सकते हो इनके बारे में, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह में नहीं लिखा रहता है। देन जो हमारे मेन राजा आते हैं वो है कौन? अशोका। अशोका द ग्रेट के बारे में आपको बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए हमने स्टार्ट करते हैं। अशोका का रीच जो था वो कहाँ, कब से कब तक का था? 273 से लेकर के 232 BCE तक। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आते हैं जो राजगद्दी संभालते हैं और बिंदुसार के जो है वो ग्रीक किंग्स के साथ, ग्रीक का बहुत पुराना वास्ता है। कैसे? मेगास्थनीज भी ग्रीक के थे, जस्टिन भी ग्रीस के थे, तो इनसे और वहाँ के राजाओं से इनके अच्छे संबंध रहते हैं। फिर इनका बेटा आता है, कौन रहता है? अशोका। ये सबसे ग्रेटेस्ट एम्परर बनता है मॉडर्न किंग्स का, यानी बहुत ताकतवर, बहुत ज़्यादा ही ताकतवर राजा बनता है ये। साथ ही साथ ताकतवर तो साथ ही था ही, उसके साथ साथ बुद्धिमान बहुत थे ये। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की अगर हम बात माने तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हुआ करते थे, क्रूएल नेचर के थे, बहुत क्रूएल नेचर के थे और इन्होंने अपने 99 भाइयों को मार करके राजगद्दी संभाली थी, ऐसा बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस कहते हैं। इनके अगर हम एडिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इनके इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये पहले राजा थे जिन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी बिलोंगिंग्स को, अपनी टीचिंग्स को, अपने सारी चीज़ों को इंस्क्रिप्शंस के जरिए बताया था। ये ऐसे पहले राजा थे। इनके इंस्क्रिप्शंस को हम 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारे किस तरह के इंस्क्रिप्शंस है? जो लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस है। सेकंड है हमारे शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस। थर्ड है हमारे सेपरेट इंस्क्रिप्शंस, यानी अलग अलग विषय के इंस्क्रिप्शंस। फोर्थ वन इज आवर लॉन्ग पिलर इंस्क्रिप्शन एंड शॉर्ट पिलर इंस्क्रिप्शन। ये इनके 5 तरीके के इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है। अशोका नेम इज फाउंड ओनली इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ फर्स्ट स्मॉल एडिक्ट हैव डिस्कवर्ड एट 3 लोकेशंस। 3 अलग अलग लोकेशंस पे इनके इंस्क्रिप्शंस को पाया गया है। कर्नाटका, मध्य प्रदेश में पाया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 1 और कर्नाटका में 2 अलग अलग जगहों पे। अदर रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इनका जो नाम है उसे देव नाम प्रिय, इसे देव नाम प्रिय या ये अपने आप को प्रियदर्शिनी भी कहते थे, यानी अशोका को जो निकनेम आप कहते हो अपनी लैंग्वेज में, या अशोका को देव नाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ये कार्व्ड, यानी जैसे ये पिलर है तो इस पे पत्थर से घिस घिस के लिखा जाता था। पॉलिश्ड स्टोन पिलर्स इन केव्स, ये सारी चीजें थी।
अब हम बात करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट कलिंगा वॉर की। ठीक है, आप सब जानते हो कि ये जैसे कहते हैं ना, किसी का जिंदगी बदल गया, किसी का दिन बदल गया, किसी का मन बदल गया, तो वो फेज था ये अशोका की लाइफ में। वो कौन सा था? कलिंगा वॉर था। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ ही देती हूँ। तो अशोका की जो डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी थी वो बुद्धिज्म से इंस्पायर हुई है आफ्टर द कलिंगा वॉर। यानी कि क्या हुआ कि कलिंग की लड़ाई अशोका ने लड़ी, और इतनी क्रूएल, इतने भयावह तरीके से लड़ी कि आप समझ लो, अगर आप देखते हो उस लड़ाई को, तो मतलब मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मैंने जितना सुना है उस हिसाब से कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एक्सट्रीम जाकर वो लड़ाई लड़ी थी। सबको मार डालना, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी दिखते तो उनको मारो 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 मारो। जब वो जीत गए, जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपने आसपास देखा कि पूरा का पूरा कलिंग एकदम मतलब खत्म हो गया है। हर जगह खून 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 खून, कोई छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, किसी की बूढ़ी माँ, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, किसी की प्रेग्नेंट औरतें मर गई। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे वैसा माहौल बन गया था कि जब अशोका ने अपने आसपास देखा तो वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि ये मेरे हाथों क्या हो गया, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, उन्होंने ये कहा। और तभी से उन्होंने कहा कि मैं प्रण लेता हूँ, अब मैं लड़ाई झगड़े नहीं करूंगा, अब मैं कोई वॉर नहीं लड़ूंगा। और तब से अशोक ने पीस की पॉलिसी अपनाई, पीस यानी शांत रहने की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने लड़ाई झगड़े वॉर सब त्याग दिए। कब हुआ था ये? आफ्टर द ग्रेट कलिंग वॉर। ठीक है, मिलियंस वर किल्ड, यानी पूरा पूरा तो उनका, उन्होंने कलिंगा को ही सफाचट कर डाला था। और इस मैसेकर ने उन्हें इतना ज़्यादा शौक में डाल दिया कि क्या कहते हैं, उन्होंने देखा कि ब्राह्मण, प्रीस्ट, बुद्धिस्ट, मॉन्क्स, बच्चे, बेटियां सब इतने ज़्यादा क्या कहते हैं तड़प रहे हैं, मर गए हैं, खून ही खून हर जगह, कि वो बहुत ही ज़्यादा डीप सौरों में चले गए। और बाद में उन्होंने द वॉर विद धर्म, धर्म की पॉलिसी अपनाई कि अब मैं धर्म की बात करूंगा, मैं धर्म पढ़ाऊंगा, धर्म को मानूंगा। धर्म का मतलब है मैं पीसफुल की बात करूंगा, मतलब मैं शांति की बात करूंगा। उसके बाद उन्होंने अपने सारे डिवोटीज को, डिवोटीज का मतलब है अपनी प्रजा को बोला कि अब आप धर्म को फॉलो करिए, डिजायर द धर्म एंड प्रीच द धर्म, धर्म को ही पढ़ाइए। अशोका की ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं फ्रूटफुल साबित हुई। यानी कि इसके बाद उनका एम्पायर और भी ज़्यादा क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, और भी ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ा। ठीक है, अगर हम इनकी इंटरनल पॉलिसी की बात करें और इनकी बुद्धिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात हम क्यों करेंगे, क्योंकि ये धर्म की बात करते हैं, तो इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया था। बुद्धिस्ट धर्म जो है वो कहता है कि मैं वॉयलेंस के खिलाफ हूँ, और ये बुद्धिस्ट धर्म के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उसको फॉलो करते थे। और साथ ही साथ उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने श्रीलंका जैसी कंट्रीज में, श्रीलंका, बर्मा जैसी कंट्रीज में भी अपने लोगों को भेजा था, अपनी काउंसिल को भेजा था, मिशनरीज को भेजा था कि आप जाओ और वहां पे जाके लोगों को बुद्धिस्ट धर्म के बारे में क्या करो, जागरूक करो, बताओ। तो ये बुद्धिस्ट धर्म के बहुत बड़े कह सकते हो आप फॉलोवर थे। अशोका की बहुत अशोका हैड अ वेरी हाई आइडियल अबाउट हिमसेल्फ वेयर किंग वाज रिफर्ड टू एज अ फादर फिगर। जैसे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते थे, महान मानते थे। जैसे लोग होते ना कि अपने आप को, मैं, मेरे हिसाब से मैं तो भगवान हूँ, इस टाइप का, तो इनके हिसाब से अपने आप को फादर फिगर कहा करते थे। ये जो है उन रिचुअल्स के अपोजिट थे, जो विमेंस के खिलाफ कुरीतियाँ थी उनके ये अपोज में थे, उसको ये नहीं मानते थे। और साथ ही साथ इनका जो मेन एम था, इनका जो मुख्य वो था, वो ये था कि हम पूरी सोसाइटी को रिलीजन के बेसिस पे चला सके, और ये लोगों को सिखाते थे जीवन कैसे जिया जाता है, ये सारी चीजें सिखाते थे। अगर हम इतिहास में अशोका की बात करते हैं, तो अशोका, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अशोका ने जो शांति का अपना लिया, ये कर लिया, उसके वजह से उनका साम्राज्य बिखर गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोका की इस पॉलिसी की वजह से उनका साम्राज्य और भी ज्यादा फ्लरिश होता है। He was a great missionary ruler and worked with great enthusiasm and dedication। ये बहुत ही ज़्यादा enthusiasm के साथ काम करते थे। और साथ ही साथ इन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, पॉलिटिकल यूनिटी की, यानी पूरे वैश्विक रूप से, पॉलिटिकल रूप से हम सब क्या है, एक है। इन्होंने कहा वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, वन स्क्रिप्ट की इन्होंने बात की थी। स्क्रिप्ट मीन्स आपकी लैंग्वेज, आपकी लिपि, इसकी बात की थी। अशोक का जो नाम है वो इम्मॉर्टल है हिस्ट्री में, यानी सॉरी इनका नाम अमर है इतिहास में। फॉर नॉन एग्रेशन एंड कल्चरल विक्ट्री, इनकी बिना ये किए हुए, बिना एग्रेशन की विक्ट्री के लिए इनका नाम फेमस है। अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंस आखिर क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है मौर्यन एम्पायर की, तो हिंदू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अ
king should rule according to rules of धर्म शास्त्रास. कौटिल्य referred to king as promoter of dharma. कौटिल्य ने राजा को क्या बताया है कि राजा वो होता है जो धर्म को आगे बढ़ाता है. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. The claim of king's absolute authority arose due to military conquest adopted by kings of Magad. यानी military conquest से वो अपना साम्राज्य बढ़ा सकता है, लाइक यहाँ के राजा से लड़ाई करके यहाँ का साम्राज्य अपना लिया, इस टाइप का. ठीक है. The Magad empire had such a strong sword. उनकी तलवार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इट कुड इम्पोज इट्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल रीजन्स. आपको मैंने दिखाया है कि इतने पूरे भारत में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था. कब्जा नहीं, मतलब इन्होंने अपना एक्सपेंशन कर लिया था. ठीक है. अब वाइड रेंज ऑफ स्पाइज यानी कि जासूस जिसे आप कहते हैं, इन्होंने अपने साम्राज्य में बहुत सारे जासूस रखे थे जो इन्हें दूसरे जगहों के बारे में बताते थे. अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इफ वी बेस ऑन कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो 27 ऑफिशियल्स को रखा गया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को संभालने के लिए. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता था? आपका एग्रीकल्चर आता था, ट्रेड एंड कॉमर्स आता था, मेजरमेंट की बातें आती थी, स्पिनिंग आता था, वीविंग आता था, माइनिंग आता था. ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती थी. साथ ही साथ जो हमारी इरीगेशन और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटीज़ या अरेंजमेंट्स है वो सब भी. द मौर्यन पीरियड इज सिग्निफिकेंट टर्म्स ऑफ टैक्स सिस्टम इन एशियन टाइम्स. यानी कि उस टाइप पे मौर्य साम्राज्य में टैक्स सिस्टम बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्रचलन में था. टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा वहाँ पे था. कौटिल्य अलग अलग टाइप के टैक्सेस को अपनी बुक में डिस्क्राइब करते हैं. अगर आपको जानना है, बहुत डीप आपको अगर इंटरेस्ट है इस विषय को पढ़ने का, तो आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र बुक को भी, उसकी कॉपी भी आप देख सकते हो. फ्रॉम फार्मर्स, आर्टिशियंस एंड ट्रेडर्स विच रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, ये सारी चीज़ें थी. असेसमेंट, कलेक्शन और मैनेजमेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत थी. समहर्ता जो था वो वहाँ का हाईएस्ट अथॉरिटी था, टैक्स अथॉरिटी था. और साथ ही साथ सच अ डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर टैक्स वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड. यानी मौर्य राज्य के पहले इतना जो क्या कहते हैं उसको, सॉरी, इतना डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन टैक्स का इतना विस्तृत रूप से टैक्स को लेना कैसे, उसके लिए पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, ये पहली बार हम मौर्य के रूल में देखते हैं. उसके पहले हम कभी नहीं देखते हैं. साथ ही साथ पिकॉक बने हुए होते थे, माउंटेन ऑर्डर, क्रीसेंट शेप के सिल्वर के कॉइन्स पब्लिश किए जाते थे. करेंसीज जो थी वो किस किस लिए की जाती थी? ऑब्वियस सी बात है, टैक्स कलेक्शन के लिए, सैलरी पेमेंट्स के लिए और मार्केट ट्रांजैक्शंस के लिए इन्हें यूज किया जाता था. अगर हम मौर्य की आर्ट की बात करें तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रूप लेती है. यानी आर्ट भी इनकी बहुत फेमस है. बट इस वीडियो में मैंने आर्ट और आर्किटेक्चर को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ऑलरेडी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है. और जो आर्ट और आर्किटेक्चर है वो तो बहुत ही ज़्यादा इलाबोरेटेड पार्ट है. किसी भी राजा का आर्ट और आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए एक सेपरेट वीडियो आई थिंक होनी चाहिए, तो अच्छे से हो जाएगा. अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की भी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूंगी. ओके. अगर हम मेगा सीरीज की बात करते हैं तो वहाँ पे पाटलिपुत्र में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी, रॉयल पैलेसेस थे जो बने हुए थे. साथ ही साथ स्टोन पिलर्स के जो फ्रैगमेंट्स थे और ये सारी चीज़ें थी. मॉडर्न पटना में 80 पिलर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं. जो मौर्य के आर्टिशियंस थे वो स्किल्ड थे और पॉलिश्ड स्टोन का यूज़ किया करते थे. मार्बल ऑफ इंजीनियरिंग का यूज़, यानी मार्बल का यूज़ किया जाता था. पेल कलर्ड का सिंगल पीस ऑफ सैंड स्टोन का यूज़ किया जाता था. ये बहुत सारी चीज़ें हैं. और साथ ही साथ जो उनके पिलर्स हुआ करते थे वहाँ पे लॉयंस है, बुल्स है, इनको कार्व किया जाता था, इनको बनाया जाता था. ये सारी चीज़ें थी. लास्ट है, अगर लास्ट टॉपिक जो है कि किसी भी साम्राज्य का अंत कैसे होता है, तो मौर्य का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे मौर्य आखिरकार डिक्लाइन हुआ, खत्म हुआ, रीजंस क्या क्या थे. तो सबसे बड़ा रीज़न था कि जो मगध एम्पायर है वो स्ट्रॉन्गर हुआ जा रहा था. एक के बाद लड़ाई कर करके वो स्ट्रॉन्ग हुआ जा रहा था. और रीजन को अडॉप्ट, और रीजन को लो, और रीजन्स को लो. लेकिन कलिंग वॉर के बाद वो चीज़ रुक गई, क्योंकि अशोक ने कहा कि अब मैं और भी ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करूँगा, अब मैं और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा. और जब अशोक का जो रीन था जब वो खत्म होता है तो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अशोक के बाद जो राजा आए उनके बेटे के बेटे के बेटे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर साबित नहीं होते. और किसी भी एम्पायर का, किसी भी क्या कहते हैं आपके एम्पायर का, किसी भी रूल का ख़त्म होने का जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि वहाँ के जो राजा होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. और सेम यहाँ पे भी हुआ. उसके साथ और भी कुछ फैक्टर्स थे कि जो ब्राह्मण लोग थे वो इसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बुद्धिस्ट को मानते थे, ये जो है वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे. फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे अशोक के जाने के बाद, पैसे की दिक्कत आने लगी. डोमिनेटिंग रूल था, जो राजा आ रहे थे वो बहुत डोमिनेटिव टाइप के राजा थे, वो शासन को संभाल नहीं पाते थे. साथ ही साथ नई नई नॉलेज
आने लगी रिमोट एरियाज में, कई सारी ऐसी चीज़ें थी। और साथ ही साथ जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इसका भी एक रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी, सॉरी मुझसे बैक हो गया था थोड़ा सा। तो ये सारे आपको डेक्लाइन के रीजंस तो देख लिए होंगे। लास्टली आप ये देखिए मौर्य की डायनेस्टी, ये देखिए आप ये देख सकते हो मैप में अच्छे से कहाँ कहाँ फैली हुई है। ये आपका तक्षशिला है, पटाला है, मथुरा है, सरता है, पाटलिपुत्र इधर आता है, बौद्ध गया है, उज्जैन है, सांची है, ये सारी जगहें हैं। ये पूरा पूरा ये पूरा जो एरिया है, पूरा एरिया, दिस पूरा एरिया इज अंडर द मौर्य एम्पायर। किसके अंडर था? मौर्य ने पूरे एरिया को एक कर लिया था, ठीक है। तो लास्टली ये चीज़ें ख़त्म होती है, आपका वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने पूरा पूरा मौर्य साम्राज्य को देख लिया है। हमने आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से पढ़ा है, बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा नहीं है बट हमने देखा है थोड़े से कि वो कौन थे। अशोक के बारे में, अशोक की पॉलिसीज़ के बारे में, उसके धर्म के बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा है। सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, वो क्या रह जाती है? आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर रह जाता है। किसका? हमारे मौर्य का आर्ट एंड आर्किटेक्चर रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो में आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बहुत जल्दी से जल्दी इस पर भी वीडियो लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ज़रूर अपने कमेंट्स को शेयर करिएगा।